A very good afternoon to all of you. This is Abhilasha, your social science teacher, and today we are going to continue our uh, next topic of your chapter, Mughal Empire. Okay, in our last class we have discussed about the military campaigns of the Mughal Empire. Okay, and we have talked about some of the important rulers of the Mughal Empire. We have talked from Babur to Aurangzeb. Okay, and these were the important मुगल एम्पायर्स ओके आफ्टर दैट भी आपका मुगल एम्पायर्स के रूलर्स रहे बट दे वर नॉट हेल्पफुल इन द मिलिट्री कैंपेन they were not expanding the territory. The rulers who were expanding the territories were from Babur to Aurangzeb. Okay, so now your next topic is मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन. मुगल का एक ट्रेडिशन, मुगल का ट्रेडिशन क्या था सक्सेशन का, ठीक है, कि जो भी आगे राजगद्दी में बैठेगा, थ्रोन में बैठेगा, उनका ट्रेडिशन क्या है. तो so the Mughals did not believe in the rule of primogeniture. Now what is this primogeniture? Primogeniture ऐसा रूल जहाँ पे एल्डेस्ट सन, ठीक है, फादर का जो एल्डेस्ट सन है वही राजा बनता है, उसको हम प्रीमोगैनिचर बोलते हैं. ऐसा ट्रेडिशन बोलते हैं जहाँ पे जो फादर है उनका सबसे बड़ा बेटा जो होगा वही आगे राजा बनेगा, इसको हम प्रीमोगैनिचर बोलते हैं. एंड जो मुगल्स थे वो इस प्रीमोगैनिचर को बिलीव नहीं करते थे. इंस्टेड दे फॉलोड द मुगल एंड तिमुरिद कस्टम ऑफ को पर्सनरी इनहेरिटेंस. ठीक है, इसके अलावा वो क्या फॉलो करते थे, मुगल्स और तिमुरिद जो कस्टम था उनका को पैरिसनरी का मतलब है कि एक स्मॉल यूनिट में वो क्या करते थे, फैमिली एक फैमिली जो है स्मॉल यूनिट में जॉइंटली क्या करती थी, ओन करती थी प्रॉपर्टी. मतलब किसी को एक स्टेट दे दिया, फॉर एग्जाम्पल इतनी प्रॉपर्टी है, ठीक है, उन्होंने एक इतना स्टेट किसी एक बेटे को दे दिया, इतना किसी एक बेटे को दे दिया, अलग अलग प्रोविंसेस अलग अलग सन्स को क्या कर देते थे, वो प्रोवाइड कर देते थे और इस ट्रेडिशन को वो बोलते थे को पैर्सनरी. ओके, को पैर्सनरी इनहेरिटेंस. जो भी लीनेज होगी, जो भी हेरिटेज होगा, उसका जो कौन सा कस्टम फॉलो करते थे, को पैरिसनरी का. मतलब कि जो स्मॉल यूनिट ऑफ फैमिली है वो क्या है, जॉइंटली ओन करेगी सारी प्रॉपर्टी को, ना कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन करेगा. ठीक है. सो जो ये मुगल का ट्रेडिशन था वो कौन सा ट्रेडिशन था सक्सेशन का, custom of co-parcenary inheritance, और you can say division of the inheritance amongst all the sons. कि जो भी inheritance है, जो भी heritage है, property है, उसमें डिवाइड सभी बच्चों को, ठीक है, जितने भी लड़के हैं, जितने भी बच्चे हैं उनके, उनमें स्पेशली उसमें जो थे वो लड़के थे, उनको क्या किया जाएगा, सबके बीच में प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दिया जाएगा. तो ये मुगल का ट्रेडिशन था. तो 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट वाज द ट्रेडिशन ऑफ मुगल, व्हाट वाज द मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन. ठीक है. So your next topic is Mughals relation with other rulers. ठीक है. अब जो ऐसा तो नहीं था ना, मुगल्स थे तो खाली मुगल्स ही थे, मुगल रूलर्स ही थे, और भी दूसरे रूलर्स भी थे. आप सबने अलग अलग रूलर्स का नाम सुना होगा, महाराणा प्रताप और राजपूत, मेवाड़ और अमर सिंह, अलग अलग रूलर्स भी थे. ठीक है. सो टेक अ लुक एट टेबल 1 once again. Okay, you will notice that the Mughal rulers campaigned constantly against rulers who refused to accept their authority. But as the Mughals became powerful, many other rulers also joined them voluntarily. The Rajputs are a good example of this. Many of them married their daughters into Mughal families and received high positions, but many resisted as well. ठीक है. अब आप देखते हो, हमने पढ़ा कि मुगल्स आए, पहले उन्होंने खाली कितना एरिया लिया था, खाली उन्होंने लिया था इतना ही एरिया उनके पास में था. ठीक है, उन्होंने दिल्ली को कैप्चर कर लिया, बस इतना एरिया था. फिर धीरे धीरे जब हम मुगल कैंपेन्स को देखते हैं, मुगल मिलिट्री कैंपेन्स को देखते हैं, धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, पूरे इंडिया को देखो, यहाँ तक उन्होंने क्या कर दिया था, इंडिया को कैप्चर कर लिया था, अपनी अंडर लेकर आ गए थे वो.
ठीक है। तो अब क्या हुआ था, वो बार बार प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो भी उनके खिलाफ था, जो खिलाफ था या फिर उनको नहीं मान रहा था, ठीक है। और उन्होंने देखा कि राजपूत्स ने देखा, स्पेशली राजपूत्स ने देखा मुगल एम्पायर जो है वो क्या हो रहा है, पावरफुल होते जा रहा है। तो बहुत से राजपूत्स ने क्या कर दिया, वॉलेंटियरली, मतलब खुद आके बोल दिया कि हम इस आपके अंडर काम करने को रेडी है, ठीक है। उन्होंने खुद आके बोल दिया, बट साथ में बहुत सारे ऐसे राजपूत्स भी थे जिन्होंने डिनाई कर दिया था, ठीक है। आप सबने कहीं जोधा अकबर देखी होगी, ठीक है। उसमें क्या होता है, जोधा बाई जो ऐश्वर्या राय ने रोल प्ले किया है जोधा बाई का, वो राजपूतानी होती है। और उनके जो फादर है उनकी शादी किससे कर देते हैं, अकबर से शादी कर देते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है कि बहुत से राजपूत अपने लड़कियों की शादी जो है मुगल फैमिलीज में कर देते थे, और उससे उनको एक हाई पोजीशंस भी मिल जाती थी, ठीक है। बट साथ में बहुत से ऐसे लोग भी थे, ऐसे राजपूत भी थे जिन्होंने इसके लिए मना किया था, ठीक है। अब जैसे मुगल मैरिजेस विद द राजपूत, देखिए एक एग्जाम्पल भी है जोधाबाई का, आप सबको पता है। बट ये देखिए, द मदर ऑफ जहांगीर वाज अ कच्छावा प्रिंसेस, डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ अंबर। आज का जो मॉडर्न डे जयपुर है, ठीक है, प्रेजेंट डे जो जयपुर है, वहां की प्रिंसेस थी कच्छावा प्रिंसेस थी, ठीक है। उनकी जहांगीर की जो मदर थी वो राजपुतानी थी, ठीक है। द मदर ऑफ शाहजहां वाज अ राठौड़ प्रिंसेस, और जो शाहजहां की जो मदर थी वो राठौड़ थी, ठीक है। डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ मारवाड़, जो आज प्रेजेंट डे जोधपुर है, वहाँ वहाँ की प्रिंसेस थी, उनकी वहाँ के राजपूत की डॉटर थी। और शाहजहां की जो मदर थी वो कौन थी, एक राठौड़ प्रिंसेस थी। और जो जहांगीर की मदर थी वो कौन थी, एक कछावा प्रिंसेस, वो भी क्या थे, राजपूत रूलर थी। ओके, सो नेक्स्ट, बहुत से राजपूत्स ने जो है मुगल्स को रेसिस्ट भी किया, ठीक है। उन्होंने उनकी पोजीशन को, उनकी अथॉरिटी को नहीं माना, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल है द सिसोदिया राजपूत ऑफ मेवाड़, तो 1 मार्क में क्वेश्चन अराइज हो जाता है, नेम एनी वन राजपूत, और नेम एनी वन रूलर हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी, ठीक है। तो वो कौन है, सिसोदिया राजपूत, ठीक है। वंस डिफिटेड हाउ एवर दे वर ऑनरेबली ट्रीटेड बाय द रूलर्स, बट देखिए बाद में उन्होंने क्या कर दिया था, मुगल्स ने, वो बार बार क्या करते थे, अगर हार भी जाते थे, फिर से मुगल क्या है उन पे हमला करते थे, वॉर करते थे। तो वो एक बार हार गए, और जब वो हार गए, सिसोदिया राजपूत जो है मेवाड़ के, उन्होंने क्या है, मुगल्स ने उनको बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट किया, उनकी लैंड्स उनको वापस कर दी, और उनके जो असाइनमेंट्स थे, वतन जागीर क्या होता है, उनके जो लैंड्स थे, उनके जो वतन जागीर का मतलब आप समझो, सबसे पहले वतन जागीर ऐसे पर्सन्स होते हैं जो टैक्सेस कलेक्ट करते हैं, ठीक है। गांव गांव जाके टैक्सेस कलेक्ट करते हैं, जो भी एक रीजन है उसके अंदर जितने भी गांव आते हैं, तो वतन जागीर उन गांवों में जाते हैं, टैक्सेस कलेक्ट करते हैं, और उनको मनसबदार एंड गेव देम टू मनसबदार, सभी मनसबदार और जागीरदार के बारे में भी हम पढ़ेंगे, उनको दे देते थे, ठीक है। तो मुगल्स ने क्या कर दिया, उनकी लैंड्स उनको वापस कर दी, उनकी वतन जागीर उनको वापस कर दी। द केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलिएटिंग देयर ओपोनेंट्स enabled the Mughals to extend their influence over many kings and chiefs. सो इनका जो ये बैलेंस था, और ये जो आप बोल सकते हो एक ह्यूमैनिटी वाली फीलिंग थी जो मुगल्स के अंदर, इन्होंने काफी किंग्स को, बहुत से ऐसे किंग्स हैं, बहुत से ऐसे चीफ्स हैं, उनको इन्फ्लुएंस करा, और इस वजह से उन्होंने क्या किया, वॉलेंटियरली बहुत सारे जो रूलर्स थे, अदर रूलर्स थे, वो मुगल एम्पायर के अंडर वर्क करने के लिए आप बोल सकते हो राजी हो चुके थे। सो बट इट वॉज डिफिकल्ट टू कीप द बैलेंस ऑल द टाइम, ठीक है। अब देखिए, हमने बाबर के टाइम पे, फिर उसके बाद हुमायूं और अकबर के टाइम पे तो बहुत से ऐसे रूलर्स थे जो अकबर के नीचे काम कर रहे थे, या उनकी अथॉरिटी के अंडर वर्क कर रहे थे। बट औरंगजेब ने क्या कर दिया था, शिवाजी जब मुगल अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने
आए थे, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो उन्होंने, औरंगजेब ने शिवाजी की इंसल्ट कर दी थी। और उसके बाद क्या हुआ था, शिवाजी जो थे उन्होंने धीरे धीरे क्या है, टेरिटरीज, अपनी टेरिटरीज कैप्चर करना वो स्टार्ट कर दी थी। सिक्स ने भी अपनी टेरिटरीज अपने अंदर कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया था। तो इससे क्या हुआ, मुगल की जो टेरिटरी था, ठीक है, जो पावर थी वो धीरे धीरे कम होने लग गई थी। ठीक है। So now your next topic is mansabdars and jagirdars. तो सबसे पहले ये मनसबदार होते कौन है, ठीक है। अगर एक लेमेस्ट लैंग्वेज में बोलें तो मनसबदार्स वर पेड अकॉर्डिंग टू देयर रैंक्स, उनकी रैंक के अकॉर्डिंग उनको पे किया जाता था, उनको कैश में पे किया जाता था, और जिसको नकदी बोला जाता ना था। ठीक है। और ऐसे मनसबदार्स, ठीक है, जो लैंड के थ्रू पे करते थे। सपोज आप कहीं पे मुगल एम्पायर में किसी मुगल रूलर के अंडर वर्क कर रहे हो, ठीक है, आप मनसबदार हो। अगर आपने जो वर्क किया है उसके लिए अगर आपको कैश पे किया जा रहा है, ठीक है, नकदी पैसा दिया जा रहा है, तो आप क्या हो, मनसबदार हो। और ऐसे मनसबदार जिनको पे किस कैसे किया जा रहा है, उनको उनके काम के बदले उनको लैंड दे दी जा रही है, तो उनको बोला जाता था जागीरदार। ठीक है। तो अभी हम इसको डीपली पढ़ते हैं। As the empire expanded to encompass different regions of the Mughals recruited diverse bodies of people. From a small nucleus of Turkish nobles, जिनको तुरानीज भी बोला जाता है, they expanded to include Iranians, Indian Muslims, Afghans, Rajputs, Marathas, and other groups. Those who joined Mughal service were enrolled as mansabdars. अब देखिए, धीरे धीरे आपने देखा कि जो मुगल एम्पायर था वो एक्सपेंड हो रहा था, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स उनके अंदर आ रहे थे, बहुत डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज, डाइवर्स बॉडीज, मतलब अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग रिलीजन के लोग भी, और क्या है, मुगल एम्पायर के अंडर आ रहे थे। तो एक छोटे से जो टर्किश नॉबल से लेके ईरानियंस, इंडियन मुस्लिम्स, अफगान्स, राजपूत, सब इनके अंडर क्या करने लग गए, आने लग गए। उन्होंने इतना एरिया अपना एक्सपेंड कर दिया था। और जो मुगल सर्विस की, हम मुगल सर्विस को उन्होंने बोला कि हम मुगल सर्विस के अंडर वर्क करेंगे, ठीक है। उनको क्या कैसे इनरोल किया गया था, उनको इनरोल किया एज ए मनसबदार। ठीक है। Now, the term mansabdars refers to an individual who holds a mansab, meaning मनसब का मतलब क्या है, अ पोजीशन और रैंक। ठीक है। मनसब का मतलब अगर आपको पूछा जाए तो क्या होता है, अ पोजीशन और रैंक। तो एक ऐसा इंडिविजुअल जो एक मनसब, कोई रैंक को होल्ड करता है, ठीक है, उसको हम मनसबदार बोलते हैं। इट वॉज अ ग्रेडिंग सिस्टम यूज बाय द मुगल्स टू फिक्स, ठीक है। जैसे आपके स्कूल में, जब जैसे आपके स्कूल में एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, तो आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, आपकी परफॉर्मेंसेस के अकॉर्डिंग, उसके बाद आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी होती है, तो उसमें भी आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको रैंकिंग किया जाता है ना। जस्ट लाइक दैट मुगल्स भी क्या करते थे, ग्रेडिंग सिस्टम यूज करते थे रैंक्स के लिए। ठीक है। फिक्स रैंक, सैलरी एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पहली रैंक क्या, पहली थी रैंक, उसके बाद वो सैलरी, एंड आफ्टर दैट मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड बाय ए न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जट, कि कौन सी रैंक होगी, कितनी सैलरी होगी, उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी थी, नंबर्स में बोल दिया था, तो उसको क्या बोलते थे, जत बोलते थे। क्या बोलते थे, जत। The higher the zat, the more prestigious was the noble's position in court and the larger his salary. अगर उसकी जो जितनी ज्यादा हाई उसकी इज्जत है, ठीक है, उतने ही प्रेस्टिजियस, मतलब बहुत अच्छा, ठीक है, और उसकी सैलरी बहुत अच्छी है। उसकी जो मुगल एम्पायर का जो कोर्ट होता था, ठीक है, वहां पे उसकी पोजीशन बहुत अच्छी होती थी। आज के टाइम पे आप ये समझ लीजिए कि जैसे हम गवर्नमेंट की बात करें तो वहां पे कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, तो पोजीशंस होती है ना, जस्ट लाइक दैट उस टाइम पे मोनार्क रूल था, मुगल एम्पायर थे, तो वहां पे किंग के अंडर जो पोजीशन है उसमें काफी अच्छी, जितनी अच्छी आपकी इज्जत है, जितनी हाई आपकी इज्जत है, वैल्यू जितनी ज्यादा है आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू, उतनी ही अच्छी आपकी पोजीशन है कोर्ट में, और उतनी ही अच्छी आपकी सैलरी है। ठीक है।
So the Mansabdar's military responsibilities required him to maintain a specified number of सवार और कैवलरी मैन. ठीक है, अब देखिए, अब मनसबदार की हमने रैंक और सैलरी की तो बात कर ली. अब मुगल्स ग्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग उनके फिक्स भी कर देते थे. अब आती है मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ठीक है, अब कुछ मनसबदार्स को मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती थी, और उस मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए क्या रिक्वायर होता था कि जो भी मनसबदार हम एनरोल्ड करेंगे उनके पास स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार. सवार क्या होते हैं? सवार का मतलब होता है जैसे कि जो घोड़ा, जैसे उस टाइम पे हॉर्सेस, एलिफेंट्स, ये सब बहुत ज्यादा यूज किए जाते थे. ठीक है, वॉर्स में. तो उन्हें उनके ऊपर जो पर्सन होते थे, ठीक है, जो उन्हें जो उन पे चढ़ते थे और आगे काम करते थे, उनको क्या बोला गया है? सवार बोला गया है. ठीक है, या कैवलरी मैन. कैवलरी मैन जो हॉर्स राइडर बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो जो एलिफेंट्स पे बैठ के बैठते थे, उनको कैवलरी मैन बोलते हैं. द मनसबदार ब्रॉट his cavalry men for review, got them registered, their horses branded, and then received money to pay them as salary. अब जो मनसबदार थे वो अपने कैवलरी मैन मतलब सवार को लेकर आते थे रिव्यू करवाने के लिए कि वो सही तो है, अच्छे से वो हॉर्स राइड कर तो लेगा. ये सारी रिव्यू होती थी चीजें, उसको रजिस्टर करवाता था. ठीक है, उसके हॉर्स को ब्रांड किया जाता था. हो सकता है कोई टैग दे दिया जाता होगा. ठीक है, या फिर उस पे कोई टैटू बनवा दिया जाता है, जिससे पता चल जाता है कि ये मुगल सर्विसेज के अंडर वर्क कर रहे हैं, और उनको उसके अकॉर्डिंग क्या है, सैलरी दी जाती थी. Mansabdars received their salaries as revenue assignments called jagirs, ठीक है, which were somewhat like iktas. But unlike muktis, most mansabdars did not actually reside in or administer their jagirs. They only had right to the revenue of their assignments, which was collected for them by their servants, while the mansabdars themselves सर्व इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री. अब देखिए, जो मनसबदार थे उनको अपनी सैलरी क्या है, रेवेन्यू असाइनमेंट्स के अकॉर्डिंग. रेवेन्यू असाइनमेंट्स मतलब कैश हो गया. ठीक है, और या फिर किसी किसी को लैंड के फॉर्म में भी दे दी जाती थी, तो जिससे हम जागीर्स बोलते हैं. ठीक है, मनसबदार्स डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड इन और एडमिनिस्टर देयर जागीर्स. मनसबदार्स जो हैं अपने जागीर्स को कुछ एडमिनिस्टर नहीं करते थे. जैसे मुक्तीज और क्या करते थे, मुक्तीज अपने उनके अंडर जितने भी लोग होते थे जो काम करते थे उनको एडमिनिस्टर करते थे, मैनेज करते थे ना उनके काम को. मनसबदार ऐसा नहीं करते थे. जागीर्स को बस वो क्या करते थे कि उनको उनका असाइनमेंट दे दिया, उनसे जो भी कलेक्ट करना है, टैक्स कलेक्ट करना है या जो भी कलेक्ट करना है वो कलेक्ट किया, और बस उनका काम इतना ही होता था. मनसबदार खुद क्या करते थे, कंट्री को सर्व करते थे. ठीक है. So in Akbar's reign, these jagirs were carefully assessed so that their revenues were roughly equal to the salary of the mansabdars. और अकबर की राज में, ठीक है, अकबर जब रूलर था उस टाइम पे अकबर के राज में क्या था, ये जो जागिर्स थे उनको बहुत केयरफुली असेस किया जाता था, बहुत केयरफुली ट्रेनिंग दी, बहुत केयरफुली उनको देखा जाता था, उनकी परफॉर्मेंस को देखी जाती थी. ठीक है, और उनके जो रेवेन्यूज होते थे, उनकी जो सैलरीज होती थी वो ऐसे रफली जो है मनसबदार के इक्वल ही कर दी जाती थी. मतलब उनको ट्रेनिंग इतनी अच्छी दी जाती थी, उनका वर्क उसके अकॉर्डिंग ही डिवाइड किया गया था कि मनसबदार और जागीर्स की सैलरी जो है मोस्ट प्रोबेबली रफली इक्वल हो. ठीक है, but by Aurangzeb's reign this was no longer the case and the actual revenue collected was often less than the granted sum. But औरंगजेब के शासन तक क्या हुआ, ये जो रेवेन्यू एक्चुअली में जो बताया जाता था कि हमें इतना रेवेन्यू लेना है, उससे काफी कम टैक्स जो है, रेवेन्यू जो है कलेक्ट किया जाता था. There was also a huge increase in the number of mansabdars, which meant a long wait before they received a jagir. इसका मतलब क्या है, मतलब
बहुत सारे मनसबदार जो हैं बढ़ गए थे, और इसका मतलब क्या था कि अब उनको बहुत वेट करना पड़ेगा अपना जागीर, जागीर इज लाइक सर्वेंट, ठीक है, सर्वेंट रिसीव करने के लिए। दीज एंड अदर फैक्टर्स क्रिएटेड अ शॉर्टेज इन द नंबर ऑफ जागिर्स, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, जागिर्स की बहुत ज्यादा कमी होने लग गई। एज अ रिजल्ट मैनी जागीरदार्स ट्राइड टू एक्सट्रैक्ट एज मच रेवेन्यू एज पॉसिबल व्हाइल दे हैड अ जागीर। बहुत से ऐसे जागीरदार, ठीक है, जिनके पास जागीर था, सर्वेंट थे, वो ट्राई करते थे कि ज्यादा से ज्यादा वो क्या करे, रेवेन्यू को कलेक्ट कर ले। And Aurangzeb was unable to control these developments in the last years of his reign, and the peasantry therefore suffered tremendously. ठीक है, और औरंगजेब जो है अपने शासन के रेन के लास्ट इयर्स में क्या इन डेवलपमेंट्स को, कि जागीरदार जो रेवेन्यू कलेक्ट किए जा रहे थे, मनसबदार्स की जो है लाइन बढ़ती ही जा रही थी, मनसबदार इंक्रीज ही होते जा रहे थे, इन चीजों को वो कंट्रोल नहीं कर पाया, और इस वजह से क्या हुआ, जो फार्मर्स थे वो बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे। ठीक है, सो दिस इज अबाउट मनसबदास एंड जागिर्स। नाउ देखिए, जट रैंकिंग, जो मैं आपको जट रैंकिंग बता रही हूँ वो क्या है। Nobles with a zat of 5,000 were ranked higher than those of 1,000. In Akbar's reign, there were 29 mansabdars with the rank of 5,000 zat. By Aurangzeb's reign, the number of mansabdars had increased to 79. Would this have meant more expenditure for the state? अब देखिए, जट जो है क्या है, आपको मैंने बताया था, जट क्या होती है, कि एक रैंक दे दी जाती है कि आप, और कुछ एक एरियाज प्रोवाइड करवा दिया जाता है, ठीक है, तो जो 5,000 की रैंकिंग में, ठीक है, ऐसे नॉबल्स जो 5,000 की रैंकिंग में थे, ठीक है, वो अकबर के टाइम पे कितने थे, 29 थे, ठीक है, 29 मनसबदार थे, और उनकी रैंकिंग थी कितनी थी, 5,000। बट औरंगजेब की रेन में आते आते जो मनसबदार हैं उनकी कितने इंक्रीज हो गए, 79, मतलब उनको ज्यादा से ज्यादा एरिया मिलने लग गया, और मतलब कम कम एरिया मिलने लग गया, और उसके अंडर क्या है, जागिर्स कम होने लग गए थे। तो इससे क्या हुआ, एक्सपेंडिचर भी ज्यादा बढ़ता गया, क्योंकि मनसबदार की सैलरी भी ज्यादा थी, और इस वजह से उनको एक्सपेंडिचर भी उसका ज्यादा होने लग गया था, ठीक है, उनका खर्चा भी ज्यादा होने लग गया था। So, your next topic is ज़ब्त and जमींदार्स। ज़ब्त और जमींदार्स क्या है, ठीक है। The main source of income available to Mughal rulers was taxed on the produce of peasantry. Zabt and zamindars. So the main source of income available to Mughal rulers was tax on the produce of the peasantry. ठीक है, peasantry क्या है, फार्मिंग हो गई आपकी यहाँ पे, ठीक है, फार्मर्स के थ्रू, फार्मर्स जितना भी ग्रेन्स वगैरह उनका ग्रो होता था, उसके थ्रू जो टैक्स कलेक्ट होता था, वो मेन इनकम थी मुगल रूलर्स की। In most places, peasants paid taxes through the rural elites. Now, what is this elite? Anybody? आपने पहले भी इसको पढ़ा है, elite क्या होता है? What is an elite? It means a social group that is thought to be the best or most important because of its power, money, intelligence, etc. is known as elite. So जो peasants थे आपके उस टाइम पे, उस टाइम पे जो टैक्सेस कैसे पे करते थे, रूरल इलाइट्स, ठीक है, रूरल इलाइट्स क्या होते थे, जो भी हेडमैन होता था, लोकल चीफ होते थे, ठीक है, जिनको सुपीरियर, एक गांव है उसमें जो सबसे सुपीरियर है इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस और पावर और मनी, उनको वो अपने टैक्सेस पे कर दिए जाते थे, पे कर देते थे, ठीक है, और वो आगे मुगल एम्परर्स को या फिर जो भी मनसबदार होते थे उनको वो अपनी टैक्सेस हैंड ओवर कर देते थे। So the Mughals used one term, zamindars, to describe all intermediaries, whether they were local headmen of villages or powerful chiefs, ठीक है, और जो मुगल्स थे
उन्होंने एक टर्म यूज किया था। क्या टर्म यूज किया था? जमींदार्स यूज किया था। और जितने भी इंटरमीडियरीज थे, जो जैसे कि सब, ये देखिए एक पिक्चर यहाँ पे मेंशन की गई है, उसमें ये एक चीफ है, ठीक है। और आप ये समझ लीजिए मुगल एम्पायर में कोर्ट का एक ऐसा इंसान है, ऐसा पर्सन है जो क्या करता है, टैक्स कलेक्ट करता है। बट इसने सारी ड्यूटीज किसको दे दी है? यहाँ विलेज के एक हेडमैन को दे दी गई है। और ये विलेज का जो हेडमैन है वो क्या करता है, जो पीजेंट्स हैं, फार्मर्स है, उनसे टैक्सेस कलेक्ट करता है, ठीक है। तो उन्होंने जितने भी इंटरमीडियरीज थे, जिनसे चाहे वो लोकल हेडमैन हो या फिर पावरफुल चीफ हो, उन सब के लिए उन्होंने एक ही टर्म यूज किया, दैट इज जमींदार्स। So, Akbar's revenue minister Todermal carried out a careful survey of crop yields, prices and areas cultivated for a 10-year period. ठीक है, 1570 to 1580। तो जो अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर थे, कौन थे? टोडरमल जी थे। उन्होंने क्या, वो बहुत केयरफुल सर्वे रखते थे कि कितनी क्रॉप्स ग्रो हुई है, कितने प्राइसेस हैं उनके, कितना एरिया कल्टीवेट हुआ है। और उन्होंने 10 इयर्स तक, 1570 से 1580 तक का ये वर्क किया है। और इस डेटा के बेसिस पे टैक्सेस को क्या किया जाता था, फिक्स किया जाता था, ठीक है। ईच प्रोविंस, प्रोविंस क्या हो गया? जितना भी एरिया था, जो रीजन था, जो मुगल एम्पायर के अंडर आता था। तो इसमें अब जैसे आज के टाइम पे स्टेट्स होते हैं ना इंडिया में, जैसे स्टेट्स है, कितने स्टेट्स है? 28 स्टेट्स हैं। तो हर एक स्टेट के अलग अलग चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, गवर्नर्स होते हैं। तो जस्ट लाइक दैट स्टेट्स, यहाँ पे स्टेट को मान लो कि ये प्रोविंस जो है वो एक स्टेट है। Each province was divided into revenue circles with its own schedule of revenue rates for individual crops. तो अब हर एक प्रोविंसेस को डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू द रेवेन्यू रेट्स, ठीक है, कि वहां पे जो भी क्रॉप ग्रो हो रही है उसकी प्राइस कितनी है। टोडरमल जी ने डेटा मतलब एक डेटा सर्वे किया था, और उसके अकॉर्डिंग जो भी जिस भी क्रॉप की जो प्राइसेस है, कितना कल्टीवेट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उसकी प्राइस रखी जाती थी, और उसके अकॉर्डिंग उसका टैक्स जो है फिक्स किया जाता था, ठीक है। और ये जो रेवेन्यू सिस्टम था, ठीक है, ये रेवेन्यू सर्कल वाला जो रेवेन्यू सिस्टम था, इसको हम बोलते हैं जब्त। क्या बोलते हैं? जब्त। It was prevalent in those areas where Mughal administrators could survey the land and keep very careful accounts. This was not possible in provinces such as Gujarat and Bengal. और ऐसे एरिया में ये बहुत ज्यादा फेमस था, कहाँ पे? जहाँ पे मुगल जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे वो लैंड को सर्वे कर सकते थे, उनके अकाउंट्स को मतलब केयरफुल ऑब्जर्वेशन रख सकते थे कि कितना लैंड, कितनी क्रॉप्स ग्रो हुई है, ठीक है, कितने एकड़ लैंड में कितना क्रॉप्स ग्रो हो सकता है। ये सब क्या करते थे? केयरफुल ऑब्जर्वेशन रखते थे। और बट ऐसे प्रोविंसेस गुजरात और बंगाल में ये पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने नहीं किया। और ऐसे एरियाज जहाँ पे केयरफुल ऑब्जर्वेशन रहती थी, वहां पे वो बहुत अच्छे से क्या कर पाते थे, इस सिस्टम को चला पाते थे। In some areas, the zamindars exercised a great deal of power. The exploitation by Mughal administrators could drive them to rebellion. Sometimes zamindars and peasants of the same caste allied in rebelling against Mughal authority. These peasant revolts challenged the stability of the Mughal Empire from the end of the 17th century. ठीक है, अब देखिए कुछ जगह में जो जमींदार थे उनके पास इतनी पावर थी, उनको लगता था मुगल जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, तो वो उनके अगेंस्ट उन्होंने क्या किया? रिबेल किया, प्रोटेस्ट किया, ओपोज किया, ठीक है। और कभी कभी क्या होता था, जो जमींदार थे वो पीजेंट्स जो थे, फार्मर्स जो थे, जमींदार के साथ मिल जाते थे। एंड मोस्टली जो सेम कास्ट के थे, जमींदार और पीजेंट्स, वो साथ में मिलके क्या करते थे? रिबेल करते थे। और इसके चलते क्या हुआ, धीरे धीरे 17th सेंचुरी में हमें जो पीजेंट रिवॉल्ट जो हुआ था, ये पीजेंट प्लस जमींदार रिवॉल्ट जो हुआ था, इसकी मुगल एम्पायर की स्टेबिलिटी में एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया था एट द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी, ठीक है। So class, this is all about today. In our next class we are going to discuss about Akbar Nama and about Akbar's policy, okay. So if please read the chapter, and if you have any problem you can approach to me. Thank you everybody for joining the class.